Hello class 11 students, welcome to today's online class, and in today's class we are going to continue with chapter 15 waves. Topic is principle of superposition of waves. We have gone through various things in this chapter, like what are wave, how the wave is being propagated, wave motion, and in previous class we also came to know what is the equation of a wave propagation and speed of wave. Now we will move to a phenomena, or you can say when two or more waves are being intersected at one position at one point, then what will happen? That will be called superposition of waves. So let us see with the help of this PPT. So our topic is principle of superposition of wave. As the term says, the principle of superposition of wave enables us to determine the net waveform when any number of individual waveform overlap. मतलब एक से ज्यादा अगर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स कहीं ओवरलैप करेंगे, कहीं मिलेंगे, तो वो फिर क्या क्रिएट करेंगे? वो फिर से एक वेव क्रिएट करेंगे, मगर वो वेव के बारे में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका वेवलेंथ कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑल दीज थिंग्स comes under the term principle of superposition of wave. So what will happen according to this principle? When any number of waves meet simultaneously at a point in a medium, the net displacement at a given time is the algebraic sum of displacement due to each wave at that time. इसका मतलब हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि what is the equation of a wave. हम इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव को कैसे शो किए थे? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. वेव आगे बढ़ रही थी, उसके पार्टिकल्स y डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे और वेव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी समय के साथ, t टाइम के साथ. तो जब एक वेव और दूसरी वेव, देखो एक वेव जा रही है और दूसरी वेव मिल गई, उससे ओवरलैप हो गई, इससे जो अब वेव बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा? ये सारी चीजें सिंपल है. यू जस्ट हैव टू अलजेब्रिक सम ऑफ टू वेव्स. मतलब आप पहली वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के w साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे का होगा वैसे ही साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस और कुछ होगा. फेस भी चेंज हो सकता है, या तो सेम हो सकता है या फेस चेंज हो सकता है, देखेंगे उसको. तो ये दोनों को आप अलजेब्रिक सम कर लो तो हमको मिल जाएगा नए वेव का इक्वेशन. जो नया वेव होगा उसके बारे में हमें पता चल जाएगा. आसान है. लेट अस कंसीडर टू वेव्स ऑफ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हम लोग दो वेव की बात करते हैं. चलिए, दोनों वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. ओमेगा के बारे में हम लोग जानते हैं 2 पाई अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एक साइकिल 2 पाई में खत्म होता है. देखो 0, फिर पाई, फिर नीचे गया, फिर 2 पाई. 2 पाई एक साइकिल, वेवलेंथ तक का एक साइकिल, डिस्टेंस अपॉन टाइम टी, टाइम पीरियड. देन सेव वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट. अगर दो वेव हैं, उनके वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी कि वेव नंबर जो k की वैल्यू कल हम लोग देखे, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. ये भी इक्वल हो, ये भी दोनों के, दोनों वेव के लिए इक्वल हो, के हो. अगर दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड के हो a, और अगर दोनों वेव ट्रेवल कर रहे हो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, x एक्सिस डायरेक्शन में, मान लो दो वेव्स, टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज बाय 5. मान लो पहला वेव ओमेगा टी माइनस के एक्स फेज का है, मतलब ऐसा वेव आगे जा रहा है, उसका फेस है ना, उसका जो साइन के आगे जो हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स जो लिखते थे, वो एंगल लिखते थे, वो फेस ओमेगा टी माइनस के एक्स है. और दूसरे वेव का कुछ अलग है, मान लेते हैं कुछ अलग, मान लो वो आउट ऑफ फेस है. आउट ऑफ फेस मतलब उस फेस का नहीं है, उस एंगल से नहीं है जितने में पहला है. चलो कितना अंतर है? फाई एंगल से अलग है. फाई एंगल, ये फाई एंगल से अलग है. तो क्या इक्वेशन बनेगा, क्या बन सकता है, देखते हैं.
पहला पहला वाला वेव को y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल कल हमने समझ गए थे, ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। y2 के लिए मैं लिख सकता हूं, देखो एम्पलीट्यूड सेम a इंटू y2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मैंने बोला ना सेकेंड वेव जो है वो आउट ऑफ फेस है फाई एंगल से, फाई एंगल से आउट ऑफ फेस है, कम हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो प्लस फाइव माइनस फाइव कुछ, चलो यहाँ प्लस फाइव ले लेते हैं, मतलब पहले वाले वेव से प्लस फाइव ज्यादा है फेस में, प्लस फाइव ज्यादा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स बिल्कुल वैसे ही प्लस फाइव ले लिया मैंने। चलिए तो वाई नेट इन दोनों, जब ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज होंगे एक दोनों से साथ में आएंगे तब क्या होगा, तो चलो वाई नेट इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, अलजेब्रिक सम वाई वन प्लस वाई टू, बिल्कुल जो चीज यहाँ एंगल और इसके एम्पलीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ में इसको लिख देते हैं, तो वाई नेट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई वन के लिए प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव वाई टू के लिए। ए कॉमन है, ए बाहर निकाल लिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं, 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन 2। नहीं होता? नहीं होता तो ध्यान देना, होता है, पन्ने पलटे तो होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पे हमको कुछ मिल रहा है साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे हम लोग रिलेट कर सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम लोग ए ले सकते हैं और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को बी ले सकते हैं। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो हमको मिलेगा वाई नेट इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर 2, देखो ये वाला 2 कॉस ए माइनस बी, तो देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, तो ओमेगा टी कैंसल, के एक्स कैंसल, फाइव बचा, इसलिए 5/2 बस मिला। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2 हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये 2 हो जाएंगे और 2 5 हो जाएगा, सॉरी 5 एक ही रहेगा, ये 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स प्लस 5 ऐसा बचेगा, 2 उसमें से हटा दिए तो सिर्फ 5/2 बचा, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2। ये इक्वेशन मिल रहा है हम लोग को वाई नेट का। और इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो देखो इसमें टाइम और एक्स, टी और एक्स वाला टर्म सिर्फ एक ही है, देखो टी और एक्स वाला टर्म सिर्फ एक ही है, यही है। जो दूसरा टर्म था जो था ये देखो 2 cos 5/2, ये तो कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि फेस तो कांस्टेंट होगा, जो दूसरे वाला वेव है उसका फेस तो कांस्टेंट होगा, फाई के फॉर्म में ज्यादा होगा। इसका मतलब ये 2a cos 5/2, ये जो दो वेव बन रहे हैं, सुपर पोजिशन हो रहा है, सुपर इंपोज होने के बाद में दो वेव जो बन रहे हैं उनका नया एम्पलीट्यूड ये होगा, नया एम्पलीट्यूड 2a cos 5/2 होगा। और उसके साथ में साइन वाला एक टर्म आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2, ये हमको बता रहा है कि नया जो वेव बनेगा, नया जो वेव बनेगा वो भी साइनोसोडियल होगा। ये साइनोसोडियल क्या होता है सर? अरे आपने जैसा ग्राफ देखा था ना, आपने जैसा वेव देखा था, ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर मीन पोजीशन में वापस आता था, जीरो होता था, फिर नेगेटिव में जाता था, इस टाइप के वेव को साइन वेव बोलते हैं। साइन की वैल्यू भी ऐसी होती है, जीरो से चालू होती है, हाईएस्ट लेवल में जाती है, फिर जीरो हो जाती, फिर नेगेटिव में जाती, तो इस प्रकार से वो बढ़ती जाती है, फिर कम होती जाती है। तो ऐसे वेव से हमको साइन वेव का आइडिया मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो वेव भी मिलेंगे ना, तो इससे जो भी वेव बनेगा, इनके सुपर पोजिशन से जो वेव बनेगा वो भी साइन वेव टाइप दिखेगा, वो भी वैसे ही दिखेगा कुछ, हाँ उसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग होगा, उसका फेस कुछ अलग हो जाएगा, मगर वो भी एक साइन वेव होगा, साइन ग्राफ की तरह वो भी चलेगा। इसका एप्लीकेशन हम कहीं देखते हैं क्या? दो वेव जहां मिलती है तो हम लोग देखेंगे स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बीट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरफेरेंस ऑफ वेव एक होता है जिसको आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो ये दो चीजों के बारे में हम लोग एक लेक्चर में और पढ़ेंगे। तो ये हुआ, आपको एक आइडिया मिल पाया होगा, एक्सप्रेशन मिल पाया है।
अब हम लोग देखते हैं कुछ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कैसा हो रहा है। देखो यहां पे दो वेव दिख रही हैं, ध्यान देना। पहला वेव है ग्रीन कलर का, दूसरा वेव है ब्लू कलर का। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ग्रीन वेव ऐसे जा रही है, देखो ग्रीन कलर की जो वेव है ऐसे जा रही है, ब्लू कलर की वेव ऐसे जा रही है। ये दोनों जहां सुपर इम्पोज हर जगह हो रही है, मगर जहां पे दोनों एक फेस की जहां आ जा रही है, अब उनके मिलने से ये रेड कलर का वेव बन रहा है। रेड कलर की से जो शो कर रहे हैं हम, वो वेव बन रहा है सुपर इम्पोजिशन के कारण, मतलब वायनेट। आपको वायनेट यहां से दिखेगा। तो गौर करना यहां पे, जहां पे ग्रीन और ब्लू का दोनों का एम्पलीट्यूड एक साथ टच हो जाता है, जहां पे मैक्सिमम हो जाता है, वहां पे ये रेड कलर का मैक्सिमम हो जाता है। रेड कलर के वेव का जो वेव फॉर्म है वो मैक्सिमम दिखेगा। और जहां पे ग्रीन और ब्लू वेव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वहां पे ये रेड कलर का जो नेट वेव फॉर्म हमको दिख रहा है वो जीरो हो गया रहता है, मतलब एक प्लेन लाइन जैसा दिख जाता है वहां पे एक छोटे से समय के लिए। इफ यू कैन इमेजिन, देखो यहां पे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ग्रीन और ब्लू वेव दो वेव्स हैं, ये सुपर इम्पोज हो रही, सुपर पोजिशन हो रहा है इनका, वेव सुपर पोजिशन हो रहा है, और उसके कारण एक नया वेव बन रहा है, नेट वेव बन रहा है, वेव फॉर्म बन रहा है। सो अगर उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखें तो देखो, एक वेव वन ये है, देखो ये वेव वन है, दूसरा वेव टू। देखो दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड के दिख रहे हैं, यहां पे सेम वेवलेंथ के भी दिख रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के भी दिख रहे हैं, है ना, एंड फेज भी सेम है। देखो जहां पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहां भी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इन दोनों के मिलने से देखो, एक्स एम्पलीट्यूड मान लो इसका है, एक्स एम्पलीट्यूड इसका है, तो 2x, यहां पे y दिखाना चाहिए था बाय द वे, चलिए, तो ये 2x हो जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म है इन दोनों का। क्यों? क्योंकि दोनों सेम फेस में है, दोनों का फेस सेम होने के कारण जहां पे ये मैक्सिमम है, वहां पे इनका दोनों का रिजल्टेंट से, इन दोनों के मिलने से, सुपर पोजिशन होने से, इसका रिजल्टेंट भी वहां पे मैक्सिमम है और डबल मैक्सिमम हो जा रहा है वहां, और जहां पे जीरो है वहां पे जीरो है, सेम फेस से करके। नाउ दिस सी दिस वन, ये दोनों वेव है, एक जैसे स्पीड के होंगे, एक जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के होंगे, मगर फेज डिफरेंस देख लो यहां पे जहां पे पहले वाले वेव में मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है और यहां पे नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है दूसरे वेव का। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। इन दोनों को जब सुपर इम्पोजिशन होगा, ये दोनों जब मिलेंगी तो रिजल्टेंट पूरा एक स्टेशनरी वेव बन जाएगा, एक रुका हुआ बन जाएगा। दो वेव ऐसी मिली, एक दूसरे के अपोजिट है फेस में वो, और बराबर भी है, एक दूसरे के बराबर भी है, सेम एम्पलीट्यूड की है, दोनों मिलकर उस जगह को, रिजल्टेंट को स्टेशनरी बना देगी। तो देखो इन दोनों का मिलकर रिजल्टेंट जीरो बन गया, स्टेशनरी वेव। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा ना मिले, वेव एक वेव बिल्कुल अलग है, दूसरी वेव दूसरी अलग टाइप की है, ये दोनों वेव मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बनाएगी। देखो कैसे, इसको इमेजिन करिए किस प्रकार से बन रही है। So this is how this all things are there in that equation. All things can be expressed in the form of that equation. That equation, which equation? Y net wala. 2a cos phi by 2 into sin omega t minus kx plus phi by 2. So that equation is having that importance. So now let us move to the next topic, which is reflection of wave. Very easy topic. Reflection of wave के बारे में, reflection के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके? Reflection of light takes place from a well polished plane mirror. हम लोग जानते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन बड़े आसानी से होता है। एक वेल पॉलिश्ड, अच्छे से पॉलिश्ड प्लेन मिरर में जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। मगर मैकेनिकल वेव जो होते हैं, जैसे साउंड वेव, उनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है लाइट वेव से, लाइट वेव के कंपैरिजन में। मैकेनिकल वेव्स वेवलेंथ इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू लाइट वेव। इसी कारण देयरफॉर एनी हार्ड एंड बिग प्लेन सरफेस कैन सर्व एज द रिफ्लेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव। इसीलिए कोई भी बड़ा सा सरफेस और हार्ड सरफेस अगर हो, उसका सरफेस हार्ड हो, तो उसमें जब
कोई मैकेनिकल वेव पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट आसानी से हो जाएगी। उसके लिए कोई वेल पॉलिश्ड एंड प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए you will see that, let us see that this surface is there, and when a wave form is coming towards it, strikes at point O, gets reflected back from that point of incidence, and it will make angle I of incidence, angle I which is angle of incidence, angle R which is angle of reflection फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये तो आगे जाके हमको पता चलेगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करेगा। ये वेव जो होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। सो ऑल दिस थिंग विल बी देयर, बट राइट नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ये समझ लो दैट ओपी इट स्ट्राइक्स एट पॉइंट पी at the normal, ON gets reflected to the same medium OQ. You can understand with the help of this diagram. So phenomena of returning back of a wave on striking on the surface in the same medium is called reflection of wave. ये definition हो गया. Where you can see the application of it, you will see many application around us. You will see that echoes, आप किसी हिली एरिया में जाते हैं या फिर किसी खाली कमरे में जाते हैं तो यू विल सी दैट यू कैन सेंस दैट इको, है ना, गूंजती है आवाज। वो क्यों गूंज रही है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसके। आप जो बोल रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, वो दीवारों से टकरा कर वापस आ रहा है, इको होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे यू मस्ट हैव ट्रम्पेट्स एंड दिस ऑल थिंग्स। सो यू विल सी दैट वो जो आवाज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, फैल जाएगी तो उसका इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, एक डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो उसमें से जो आगे उसके आगे जो जिस तरीके से उसको बनाया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को, वो क्या करता है, सारी आवाजों को रिफ्लेक्ट करके, जो सब तरफ जा रही थी उसको रिफ्लेक्ट करके एक ही डायरेक्शन में देता है। लाउड स्पीकर भी वैसे ही काम करते हैं, सारी आवाज एक बहुत ज्यादा फैल जाएगी एक दूसरे हर डायरेक्शन में, उसकी जगह वो क्या करते हैं, एक तरफ किसी एक डायरेक्शन में फैलने वाली आवाजों को रिफ्लेक्ट करके एक तरफ में भेज देता है। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप, उसमें क्या होता है, देयर इज अ ट्यूब फ्रॉम दैट नॉब विच गोज टू द ईयर, और उसमें क्या होती है, वो जो हार्ट बीट की आवाज रहती है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके उसके कानों में पहुंचती है, और उससे वो जज करता है कि वेदर द पेशेंट इज फीलिंग वेल और नॉट। So these are the application of reflection of sound wave, which is a kind of mechanical wave. So this is it for today. Today we have understood about reflection of wave. Before that we understood about superposition of wave. Very important term, both of it, especially the reflection of wave, because application questions are also there. So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.